गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का एक बार बीएससी फाइनल की क्लास में एक बार फिर से स्वागत है। पिछले लेक्चर्स में अपन ने गोय विधि के जो कंसेप्ट के बारे में पढ़ा था तथा उसके जो डेरिवेशन थे उसके बारे में अपन ने एक्स का वैल्यू फाइंड आउट की थी। ठीक है, अब है इसका कंक्लूजन कि गोय तुलना से किसी भी दिए गए पदार्थ की चुंबकीय प्रवृत्ति ज्ञात करने से पहले मानक पदार्थ जैसे CuSO4 5H2O HgCO CN4 से समान प्रायोगिक नलिका समान तापमान तथा समान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता में रखकर हम मानक के भार का अंतर ज्ञात कर लेते हैं, जिससे 2Lg/h² का मान निकाला जाता है, जो नलिका अंश संशोधन कहलाता है। मतलब सैंपल फिल करने से पहले जो भी अपन स्टैंडर्ड मटेरियल यूज कर रहे हैं वो फिक्स टेम्परेचर पर और फिक्स चुंबकीय क्षेत्र के अंदर उसकी भी हम तीव्रता ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, जिससे कि 2Lg/h² के अंदर जो अपना एरर आ रही है वो फिक्स हो जाए। इसके पश्चात अज्ञात पदार्थ को भी उसी नली में भरकर उन्हीं परिस्थितियों में रखकर उसके भार का अंतर ज्ञात करके उसकी चुंबकीय प्रवृत्ति समीकरण 11 द्वारा, ठीक है, ये 11 था, xm बराबर x डैश प्लस 12x डेल mg/mh² डॉट m, इसके द्वारा अपन फाइंड आउट कर सकते हैं। उपरोक्त सूत्र से प्राप्त xm का मान कुल भार परिवर्तन से प्राप्त होता है, जो कि x अनुचुंबकत्व तथा काई प्रतिचुंबकत्व का योग होता है। ठीक है, काई अनुचुंबकत्व तथा काई प्रतिचुंबकत्व का योग होगा xm का वैल्यू। ठीक है, यदि हम धातु आयन के अनुचुंबकत्व को ज्ञात करना चाहते हैं तो हमें प्रतिचुंबकत्व संशोधन करना आवश्यक है। परमाणु तथा धातु आयनों के अतिरिक्त अन्य आयनों के लिए आवश्यक है के लिए प्रतिचुंबकत्व के लिए संशोधन को प्रतिचुंबकत्व संशोधन कहते हैं। इसके लिए सबसे आसान तरीका यह है कि सभी परमाणु अणु आयनों के प्रतिचुंबकत्व को जोड़कर इसमें बहुबंधों का योग भी शामिल किया जाता है। ठीक है, अगर इसका संशोधन ज्ञात करना हो तो कैसे करेंगे कि प्रायोगिक एक्सएम है उसका काई अनुचुंबकत्व तथा काई प्रतिचुंबक दोनों का योग क्या होगा, एक्सएम के बराबर, जो अपन प्रैक्टिकली फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, तो काई प्रतिचुंबकत्व क्या हो जाएगा, सिग्मा काई परमाणु संशोधन प्लस सिग्मा काई बहुबंध का संशोधन, मतलब जितने उसके अंदर परमाणु मौजूद है उसका योग और जितने उसके अंदर बहुबंध प्रेजेंट है उसका योग। ठीक है, अतः काई अनुबंध अनुचुंबकत्व बराबर काई प्रैक्टिकल माइनस काई प्रतिचुंबकत्व। ठीक है, इक्वेशन नंबर 11 से अपन देख सकते हैं। तो अतः काई अनुचुंबकत्व को धातु आयन के चुंबकीय आघूर्ण में निम्न प्रकार बदलते हैं। ठीक है, तो म्यू बराबर म्यू अपॉन म्यू बी बराबर 797.5 रूट XMT बोर मैग्नेट्रॉन। ठीक है, ये इसकी फिक्स वैल्यू होती है। ठीक है, फॉर्मूला सोल्व करने के बाद में गाय तुल्ला द्वारा CuSO4.5H2O का चुंबकीय आघूर्ण काई डैश बराबर 1.70 इंटू 10⁻⁻⁴ पाया गया। तो CuSO4 का 5.5H2O का अणुभार 250.18 है, अतः आणविक भार m 0.250 किलोग्राम पर मोल पर घनत्व और घनत्व होगा इसका 2.29 ग्राम पर लीटर ग्राम पर ml है। तो काई एम का मान ज्ञात करना है, ये एक न्यूमेरिकल दे रखा है आपका। ठीक है, क्वेश्चन है कि गाय तुल्य के अंदर जो CuSO4.5H2O का चुंबकीय आघूर्ण का मान ये है दे रखा है। ठीक है, उसका अनुभार ये है और आणविक अनुभार दे रखा है। ठीक है, और घनत्व ये है, तो अपन काई एम का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबरिकल है, आपका पूछा जाता है काफ़ी बार, अगर नंबरिकल गोय तुल्य के ऊपर अगर नंबरिकल पूछता है कैसे सॉल्व कर सकते हैं इसका, और अगर देगा तो स्टैंडर्ड जो है जैसे अपन ने पढ़ा था स्टैंडर्ड जो लिए थे, एक तो CuSO4.5H2O और एक था HgCO CN4 का। ठीक है, इनकी काफ़ी बार पूछा जाता है। अगर इसका अपन काई एम का ज्ञात करें तो काई एम क्या होगा, x डैश एम डी। ठीक है, अगर वैल्यू दे रखी है सारी की सारी वैल्यू पुट कर देंगे, लास्ट के अंदर जो आएगी 1.858 इंटू 10⁻⁻8 मोल पर, ठीक है, ml। प्रतिचुंबकीय संशोधन प्रत्येक संगठन आयन तथा अणु में योगदान
उच्च से प्राप्त किया जाता है तो निम्न प्रकार है। ठीक है, अगर अपन अलग अलग आयन का निकालें, ठीक है, क्योंकि अपन ने पढ़ा था कि प्रतिचुंबक के लिए क्या होगा, सिग्मा काई प्रतिचुंबकत्व के अलग अलग आयन का अगर अपन प्रतिचुंबकत्व निकाले तो क्या हो सकता है कि Cu+2 का कितना होगा, -161 × 10⁻⁻12 और CuSO4-2 का होता है -503 × 10⁻12। ठीक है, इस प्रकार संशोधित XM, तो एक्स काई एम बराबर का एक्स प्रकार संशोधित काई एम क्या होगा, काई एम बराबर काई अनुचुंबकत्व माइनस प्रतिचुंबकत्व। तो वैल्यू दे रखी है अनुचुंबकत्व के अपन ने निकाल ली है और प्रतिचुंबकत्व की यहाँ पे दे रखी है, दोनों का योग करके यहाँ पर वैल्यू फिल कर देनी है। ठीक है, तो लास्ट के अंदर जो वैल्यू आएगी 2.004 × 10⁻⁻8 मोल इनवर्स मीटर इनवर्स है। ठीक है, अतः एम म्यू अपॉन म्यू बी क्या होगा, 797.5 रूट के अंदर XM टी। ठीक है, जो लास्ट के अंदर जो वैल्यू आएगी बोर मैग्नेट्रॉन के अंदर 1.93। ठीक है, अब है सेकंड विधि, फेराडे विधि, चुंबकीय सहनशीलता ज्ञात करने की फेराडे विधि। यह विधि भी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पदार्थ पर लगने वाले बल के मापन पर आधारित है। ठीक है, इस विधि में पदार्थ मिलीग्राम में लिया जाता है, जबकि गोय विधि में पदार्थ को मात्रा कम से कम 1 ग्राम होती है। ठीक है, इस विधि से चुंबकीय प्रवृत्ति सीधी ज्ञात की जा सकती है, जबकि गोय विधि में आयतन प्रवृत्ति ज्ञात होती है, जिसे बाद में मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति में परिवर्तित करते हैं, जबकि अपन उसमें डायरेक्ट अपन मोलर चुंबकीय प्रवृत्ति में गोय विधि के अंडर फाइंड आउट कर रहे थे। इस विधि में पदार्थ को एक समान भरने की भी आवश्यकता नहीं है, परंतु इस विधि का संचालन कठिन है क्योंकि बार बार अंशांकन करना पड़ता है, हमें बार बार चेक करना पड़ता है। इस विधि के अंदर जो एरर आने के चांसेस सबसे ज़्यादा रहते हैं, इसलिए इस विधि को कम प्रीफर किया जाता है। नेक्स्ट है अपना लास्ट टॉपिक इस यूनिट का, 3D संकुलों का चुंबकीय आघूर्ण। ठीक है, काफ़ी छोटे क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, तो एक बार देख लेते हैं इसको भी कि प्रथम संक्रमण श्रेणी धातु संकुलों के चुंबकीय आघूर्ण चक्रण सिर्फ केवल सूत्र द्वारा दिया जाता है, जैसे म्यू इफेक्टिव बराबर n रूट NN+2 बोर मैग्नेट्रॉन, ये पहले अपन ने डिस्कस कर रखा है। संक्रमण धातु आयन उच्च व निम्न चक्रण दोनों तरह के संकुल बनाते हैं, इनकी चुंबकीय प्रवृत्ति मापन से इनमें विभेद किया जा सकता है। लिगेंड क्षेत्र के सिद्धांत के अनुसार अष्टफलकीय के संकुलों में इन दो चक्रीय विन्यासों को क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन ऊर्जा डेल जीरो तथा और युग्मन ऊर्जा पी के सापेक्ष समझा सकते हैं। उच्च चक्रण संकुलों के लिए क्या होगा, ठीक है, उच्च चक्रण संकुलों के लिए तो होगा डेल जीरो लेस देन पी। ठीक है, युग्मन की ऊर्जा कम होगी। ठीक है, और निम्न चक्रण संकुलों के लिए क्या होगा, डेल जीरो ग्रेटर देन पी। इन जिन संकुलों के लिए डेल जीरो पी का अंतर अपेक्षाकृत कम होता है तो माध्यमिक अवस्था प्राप्त होती है, मतलब बीच का इंटरमीडिएट स्टेज आएगी उसके अंदर, जिसमें दोनों चक्रण अवस्था साथ में होती है। जैसे Fe+2 आयन उच्च चक्रण अनुचुंबकीय FeS2 6+2 और निम्न चक्रण प्रतिचुंबकीय FeCN6-4 संकुल बनाता है, तो D6 संकुलों के लिए क्रॉसिंग बिंदु पर चक्रण मुक्त और चक्रण युग्मित आदि अवस्थाओं का ऊर्जा अंतर बहुत कम होता है। इस क्षेत्र में यह समझा जा सकता है कि दोनों चक्रण अवस्थाएं उपस्थित रहती है तथा प्रत्येक की कोटि व ताप में अंतर रहता है। ठीक है, अब अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें कि टी और एक्स के बीच में, ठीक है, तो चक्रण एक स्टेज ऐसी आती है दोनों के बीच में जब दोनों के ना चक्रण मुक्त और चक्रण युग्मित अवस्था मिलती है, जो इंटरमीडिएट स्टेज होती है। DH6 अष्टफलकीय संकुलों के लिए DL0 बढ़ने के साथ ऊर्जा में परिवर्तन क्रॉसिंग बिंदु पर दोनों उच्च और निम्न संकुल साथ साथ रहते हैं। ठीक है, तो संकुल अगर Fe फेनिल ट्वाइज NCS ट्वाइज के लिए ताप और चुंबकीय आघूर्ण के बीच अगर रेखाएं खींचें तो वक्र प्राप्त होता है। ठीक है, देख सकते हैं कि पहले बढ़ता है फिर सिग्मोइड टाइप का हमें कर्व मिलता है यहाँ पर कि उच्च ताप पर चुंबकीय आघूर्ण 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन संबंधित है, परंतु ताप कम होने पर, ठीक है, ये कम होता है और निम्न चक्रण मुख्य रूप से रहता है। ठीक है, इसी के साथ ये यूनिट आपकी कंप्लीट होती है।
ये लास्ट टॉपिक एक छोटा-सा था, जिसके अंदर सिर्फ़ इसका फ़ॉर्मूला पूछा जाता है या फिर डेल की वे और डेल नॉट और पी के बीच में जो रिलेशंस हैं, उसको काफ़ी बार छोटे क्वेश्चंस के अंदर पूछ लेते हैं कि निम्न चक्रण संकुलों के लिए जो डेल ज़ीरो की वैल्यू है वो क्या होती है, या फिर उच्च चक्रण संकुलों के लिए इसकी वैल्यू क्या होती है, और म्यू इफेक्टिव का फ़ॉर्मूला पूछा जा सकता है। इसी के साथ आपकी यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन अपना अगला यूनिट स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच।